खिलाफत मूवमेंट या आपका खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन का जो प्रारंभिक स्वरूप है वो हालांकि 1919 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल समय अगर माना जाएगा तो कब मानना है 20, क्योंकि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनेगा। और ये 20 से कब तक चलेगा आपका 1924। कब तक चलेगा 1924। मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं, आप समझते जाना। सबसे पहले इनके बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में एक बात समझिएगा। सबसे पहला बात क्या है कि भारत में जो खिलाफत आंदोलन हो रहा है उनके बारे में पहला बात याद रखेंगे यह, ठीक है, जो आपका असहयोग आंदोलन का ही एक हिस्सा था। किसका? आपका असहयोग, हाँ, असहयोग आंदोलन और आपका क्या खिलाफत आंदोलन दोनों भारत में साथ साथ चलेंगे। पहला बात, कथन कारण वाले ध्यान से समझो, यूपीएससी और पीएससी वाले व्यापम में तो केवल डेट पूछेगा। ध्यान समझिएगा कि जो आपका असहयोग आंदोलन है और खिलाफत आंदोलन है दोनों साथ साथ ही चलेंगे। समझ में आ रहे? लेकिन समझना दो बातें, इनका जो समय रहेगा वो रहेगा 1920 से 1922। अंतर समझिए ना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो चलेगा वो 1920 से 22 चलेगा, पर जो खिलाफत आंदोलन है ये आपका 1920 से 1924 तक चलेगा। प्रारंभ एक साथ होंगे पर ये जो है समाप्ति में ये अलग अलग हो जाएंगे, पहले याद रहेगा। दूसरा, दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। इनका पर्पस आपका पॉलिटी है, यानी कि क्या आपका राजनीति, ठीक है। इनका आपका मेन पर्पस क्या है? राजनीति, ठीक है। और इनका मेन पर्पस है आपका रिलीजियस, यानी कि आपका धार्मिक। दोनों में अंतर है, एक धर्म के लिए चलाया जा रहा है, एक धर्म से संबंधित है। ये खिलाफत आंदोलन धर्म से संबंधित है, जबकि असहयोग आंदोलन राजनीतिक विषय से संबंधित है। या आप देखोगे, ठीक है, ब्रिटिश शासन पर, ठीक है, ब्रिटिश शासन पर, या ऐसा बोल सकते हैं राजनीति या शासन, रूल एवं एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, जबकि इनका विषय क्या है? धर्म है। एक बात याद रहेगा। तो एक चीज याद रखना है, और दोनों ही आंदोलन में जो आपका होगा वो ब्रिटिश नीति का ही विरोध होगा। भाई दोनों गुस्साए किस लिए हैं? अंग्रेजों की नीति के कारण। तो पहला ये जाने कि खिलाफत आंदोलन 1920 से 24 तक चलेगा। ये असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ही एक पार्ट है, परंतु दोनों में कुछ मौलिक अंतर है। पहला एक 20 से 22 में चलेगा, चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त हो जाएगा। दूसरा जो है वो आपका 20 से 24 चलेगा। एक का उद्देश्य राजनीतिक है और दूसरा का उद्देश्य क्या है? धार्मिक है। हम असहयोग आंदोलन पर विशेष चर्चा करेंगे 2-3 क्लास तक, लेकिन सबसे पहले एक बात को हम समझते हैं, कौन सा? आपका खिलाफत, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड है वो पहले से तैयार हुआ था। समझ में आ रहा है? तो चलिए हम क्या आंदोलन शुरू कर रहे हैं? आपका खिलाफत मूवमेंट, या क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आपका खिलाफत आंदोलन। ध्यान से समझिएगा बेटा, जहां पर आपको डाउट होगा मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहले आपको समझाते हैं पृष्ठभूमि। क्या समझाते हैं? पृष्ठभूमि, या इनका बैकग्राउंड समझाते हैं कि आखिर ये खिलाफत आंदोलन है क्या। समझ आ रहा है? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां से मैं आपको क्लियर करता हूं कि खिलाफत आंदोलन है क्या। देखिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपको याद रखना इसका कारण जो है वो है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ध्यान से समझते चलिए। प्रथम विश्व युद्ध जो चला है वो 1914 से कब तक चला है? 1918 तक। कब से कब तक चला है? 1914 से 18, जिसमें पूरा विश्व, या जो आप पूरा विश्व देखोगे वो आपका दो भागों में बट जाएगा। एक ग्रुप को कहा जाएगा ट्रिपल अलायंस। क्या कहा जाएगा? ट्रिपल अलायंस। और एक को कहा जाएगा ट्रिपल एंटेंट। क्या कहा जाएगा? ट्रिपल एंटेंट। ठीक है, ये आपका दो ग्रुप है, दो ग्रुप जिसके बीच वर्ल्ड वार होना है। इस वाले में ट्रिपल अलायंस में जो आपके देश है उसमें शामिल है कौन सा? आपका जर्मनी मुख्य रूप से, प्लस आपका मुख्य रूप से देखोगे ऑस्ट्रिया। कौन है आपका? ऑस्ट्रिया। और मुख्य रूप से देखेंगे तो कौन है? आपका टर्की। ये आपका कौन से ग्रुप वाले हैं? ट्रिपल अलायंस वाले। समझ में? एक तरफ ये देश वाले हैं,
नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे वर्ल्ड वार हो रहा है। वर्ल्ड वार का कारण मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या, और जिसके कारण जर्मनी और टर्की किसका समर्थन कर रहे हैं? ऑस्ट्रिया का। ये तीनों ग्रुप में बन गए। लेकिन इधर आपका अलग अलग ग्रुप में कौन आ गए? आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ साथ कौन ऐड हो जाएगा? भारत। अरे साथ में है ना। इसके बाद आपका कौन आ जाएंगे? अमेरिका। इसके बाद आ जाएंगे आपका फ्रांस, और इसके बाद आ जाएंगे आपका रूस। आदि देश जुड़ते जाएंगे। ये ग्रुप जो है इस ग्रुप से क्या करने वाले हैं? लड़ने वाले हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? अब ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इसमें ब्रिटेन को भारतीयों से क्या चाहिए? सहयोग। ब्रिटेन को भारतीयों से क्या चाहिए? सहयोग। आपको याद आ रहा होगा ये घटना कि ये लोग चाह रहे हैं कि भारतीय हमारा इस युद्ध में साथ दे। जब हम युद्ध में व्यस्त रहेंगे तो भारत में किसी भी प्रकार का हमारा विरोध ना हो। ये कौन चाह रही है? ब्रिटेन। तो भारतीयों से सहयोग का मतलब एक सहयोग किनसे चाह रही है? कांग्रेस से। और एक सहयोग किनसे चाह रही है? मुस्लिम लीग से। किनसे चाह रही है? आपका मुस्लिम लीग। तो चूंकि अभी हम खलीफा के मुद्दा देते हैं कि भाई कांग्रेस को हटाते हैं, अभी मेन किसका मुद्दा है? मुस्लिम लीग। तो ये मुस्लिमों का क्या चाहते थे? सहयोग। कौन लोग? ब्रिटेन लोग। पर यहां पर मुस्लिमों का यह शर्त था, मुस्लिमों का उन्होंने एक शर्त रख दिया, एक कंडीशन रख दिया। क्या कंडीशन है? कि देखिए, अगर हम आपका साथ देंगे तो हम इन देशों के विरोध में आ जाएंगे। मतलब किसके विरोध में? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और आपका टर्की। अब यहां पर नोट पॉइंट में समझिएगा, एक मुस्लिम धर्म के जो फाउंडर थे उनका नाम था मोहम्मद पैगंबर। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म लाया है, जिस प्रकार आपका महावीर स्वामी ने जैन धर्म लाया है, इसी प्रकार इस्लाम धर्म को लाने वाले कौन थे? मोहम्मद पैगंबर। क्लियर है? मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा धार्मिक गुरु, यानी कि जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उसमें सबसे बड़ा पोजीशन किसका है? मोहम्मद पैगंबर का। मोहम्मद पैगंबर के मृत्यु जब हुई तो मृत्यु के बाद जिस भी व्यक्ति ने इनका पद लिया उनको कहा गया था खलीफा। क्या कहा गया था? खलीफा। तो जनरली होता क्या था कि आपके सर्वसम्मति से किसी भी विश्व के किसी भी देश जहां पर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां के किसी भी एक सुल्तान को क्या घोषित करते थे? खलीफा। और खलीफा के ही आदेशों पर जितने भी आप देखोगे मौलाना, काजी, उलेमा, ये सब लोग इनके इंस्ट्रक्शन को क्या करते थे? फॉलो करते थे। यहां तक कि कई जो छोटे मोटे सुल्तान होते थे वो भी खलीफा का समर्थन या सपोर्ट प्राप्त करते थे। कहने का मतलब जो खलीफा है वो कौन है? तो ये इस समय अगर आप देखोगे तो ये आपका मुस्लिम धर्म का हेड है, यानी क्या है? आपका प्रमुख। मुस्लिम धर्म का सबसे प्रमुख पद कौन सा है? खलीफा। तो इस समय जो खलीफा का पद जिस सुल्तान को मिला था, वो खलीफा का पद जो है वो कहां रहते थे? आपका टर्की में। कहां रहते थे? आपका टर्की में। और टर्की में जो आपका खलीफा रहते थे, तो अब यहां पर भारत के जो मुस्लिम है उनका ये कहना है कि भैया अगर हम आपके साथ दे रहे हैं तो हम किसके अगेंस्ट हो रहे हैं? क्लियर है ना? हम किसके अगेंस्ट हो जा रहे हैं? आपका खलीफा के। और खलीफा के अगेंस्ट अगर हो जा रहे हैं तो हम आपको युद्ध में साथ नहीं दे सकते। तो मुस्लिमों का क्या शर्त था कि अगर आप हमें प्रॉमिस करिए कि ठीक है आपका मेन लड़ाई जर्मनी, जापान या उनके राजनीतिक मुद्दों से होगा, पर आप हमारे खलीफा को धार्मिक मुद्दों पर किसी भी प्रकार का मिसबिहेव या अपमान या किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तो मुस्लिमों का शर्त था कि आप जो है खलीफा के साथ सम्मान पूर्वक, रिस्पेक्टफुली, सम्मान पूर्वक क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तभी हम आपका युद्ध में क्या देंगे? साथ। कांग्रेस का अलग मांग रहेगा, स्वशासन वगैरह वो अलग देखेंगे, देख भी चुके उन मुद्दों को। अभी कौन हम बात कर रहे हैं? मुस्लिम। तो सिंपल सा लॉजिक समझो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है, पूरा विश्व दो ग्रुपों में बट गया है। यहां पर ब्रिटेन चाह रही है कि भारत के लोग उनका सपोर्ट करें। क्या हो गया जी? हाँ कर सकते हो। जगह तो इधर तो बहुत सारी जगह है, यहां भी है, यहां भी है, आ जाओ। ठीक दिख रहा है अब? हाँ। तो देखिए, खलीफा के साथ सम्मान पूर्वक क्या होना चाहिए? व्यवहार होना चाहिए। तो याद रखना, अब ये शर्त रखा है कौन? आपका मुस्लिम। तो यहीं पर आपका ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ठीक है, लॉयड जॉर्ज, कौन थे आपका? लॉयड जॉर्ज ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, इस शर्त को क्या कर दिया?
स्वीकार किया कि ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके बातों को पूरा ध्यान रखेंगे और पूरा आपके हिसाब से हम सारी चीजों को करेंगे, आप निश्चित रहो। और इसी शर्त पर मुस्लिमों ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का साथ देना क्या किया, स्वीकार किया। अब जैसे ही युद्ध आपका प्रारंभ हुआ, बात को समझिए, युद्ध जैसे ही आपका क्या हुआ, प्रारंभ हुआ, तो आगे चलकर आप देखेंगे कि युद्ध का परिणाम क्या हो गया, युद्ध का परिणाम आ गया। युद्ध का परिणाम आ गया तो याद रखना, ब्रिटेन युद्ध क्या हो गई, जीत गई। ब्रिटेन युद्ध जीत गई। और ब्रिटेन जब युद्ध जीत गई तो इन्होंने, मेन मुद्दा हमारा क्या है, टर्की। टर्की के साथ इन्होंने सेवर्स की संधि की। कौन सी संधि की, सेवर्स की संधि की। और इस सेवर्स की संधि में इन्होंने टर्की के साथ कुछ क्या रखे, आपका शर्त रखे, या टर्की के साथ जो संधि हुआ उसी को समझना है, ठीक है। सेवर्स जगह का नाम है, वहीं पर टर्की के साथ ब्रिटेन का क्या हो रहा है, संधि। जब भी कोई युद्ध जीतता था ना, तो हारने वाले देशों के साथ संधि होता था, ट्रीटी होता था, और वो उन पर कुछ नियम कानून बांध देते थे। तो पहला क्या हुआ, पहला टर्की का विभाजन कर दिया गया। पहला कंडीशन क्या था, टर्की का विभाजन। टर्की को छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। मतलब देखो, पूरा मुस्लिम साम्राज्य जिस पर पहले खलीफा का अधिकार था, आपने उसे छोटे छोटे भागों में क्या कर दिया, बांट दिया। ये पहली गलती हो गई। दूसरी बातें आप याद रखना, आपका बांटे हुए जो अन्य क्षेत्र थे, टर्की के अन्य क्षेत्रों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया। ब्रिटेन और कौन, आपका फ्रांस। ब्रिटेन और फ्रांस का क्या कर लिया, आपका कब्जा कर लिया, कैप्चर कर लिया, ठीक है। कौन कौन, ब्रिटेन और फ्रांस। ये तीसरी बात हो गई। अगला देखोगे तो यहां पर याद रखना, खलीफा के साथ मिसबिहेव या आपका दुर्व्यवहार किया गया। क्या किया गया, आपका दुर्व्यवहार। खलीफा के साथ जो है अब सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जा रहा है, उनको अब नॉर्मली ऐसा एक सामान्य सुल्तान के रूप में स्वीकार किया जा रहा है, और इसलिए आपका सारी चीजें जो है इस तरीके से चल रही है। और चौथा याद रखना, चौथा ये था कि आप एक जगह देखोगे, ठीक है, जिसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है आपका, इस्तांबुल। इस्तांबुल जो है वो एशिया और यूरोप, ये दोनों के बीच का एक कड़ी होता था। जितने भी व्यापार भारत से सामान जाते थे वो इसी के बीच से। ये है इस्तांबुल जो कि यूरोप में है, और ये टर्की से होकर आपका क्या करते थे, जाते थे। इस क्षेत्र पर, इस्तांबुल पर, ठीक है, आपके ब्रिटेन ने क्या कर लिया, नियंत्रण। इस क्षेत्र पर क्या कर लिया, नियंत्रण। जबकि मुस्लिमों के व्यापार के लिए सबसे ज्यादा जो आपका क्षेत्र था, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस था, वो कौन था, इस्तांबुल, ठीक है। इसको ही आगे चल के अभी वर्तमान में इस्तांबुल कहते हैं। इसे ही आपका कुस्तुनतुनिया सुनोगे आगे चल के, मैं पढ़ाऊंगा, यूरोपियन कंपनी कुस्तुनतुनिया, या इसी को कैसिंटिनोपल बोलते हैं, आगे समझाऊंगा। अभी वर्तमान में क्या नाम है, इस्तांबुल, ठीक है। यहीं पर बारपोरस है, बारपोरस, ये एशिया और यूरोप को जोड़ने वाले को बारपोरस बोलते हैं, बारपोरस की संधि। जैसे पाक स्ट्रीट सुने हो, श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाला क्या है, पाक स्ट्रीट, वैसे यहाँ पर बासपोरस है। आगे अभी ज्योग्राफी में पढ़ोगे, ठीक है। मैं जब यूरोपियन कंपनी बताऊंगा तो भी मैं सारी चीजों, तो कुल मिला के बात क्या निकल कर आए, निष्कर्ष क्या निकल गया, कि आपने अपने वादे को क्या किया है, तोड़ा है। आपने कहा था कि हम आपका बराबर युद्ध में क्या देंगे, आपका खलीफा के साथ क्या करेंगे, सम्मान पूर्वक व्यवहार करेंगे। आपने तो सम्मान छोड़ो, आपने टर्की को तोड़ दिया, आपने अपने बाकी कब्जा को, आप क्षेत्र को कब्जा कर लिए, खलीफा के साथ आप व्यवहार ही नहीं कर रहे। इसके अलावा जो हमारे सोर्स ऑफ इनकम, जो व्यापार जहां से होता था, उस पर भी आपने क्या कर लिया, नियंत्रण। कुल मिलाकर आपने सीधा सीधा हमको क्या किया है, अवॉइड किया है, हमारी बातों की अवहेलना की है। और यही कारण कि अब जो यहां पर नेक्स्ट जो होगा, इसी कारण जो आपका भारतीय मुसल, देखो एक चीज याद रखना, खलीफा क्या केवल भारतीय मुसलमानों का खलीफा है क्या, ये तो पूरे विश्व का है। याद रखना, खिलाफत आंदोलन, यहां पर आप लिख सकते हैं एक पॉइंट, जो मैंने आपको पॉइंट शुरू में बताया है, याद रखेंगे। जो खिलाफत आंदोलन होगा, ये आपका पूरे वैश्विक इशू है, यानी कि ग्लोबल इशू है, वैश्विक मुद्दा था। और इसमें जो है आपका विश्व भर के मुसलमान भाग लिए थे। विश्व के आपके सभी मुसलमान क्या करेंगे, इस चीज का विरोध करेंगे। चूंकि हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम किसको पढ़ रहे हैं, भारतीय मुसलमानों को। और यही कारण है कि जो आपका, ठीक है, जो आपका भारतीय मुसलमानों ने खलीफा के पद को वापस स्थापित करने के लिए, कि खलीफा के पद को वापस लाया जाए, खलीफा को वापस रिस्पेक्ट दिया जाए, तो खलीफा के पद को वापस स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया या मूवमेंट चलाया, आंदोलन चलाया। इसे ही क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। इसे ही खिलाफत क्या कहते हैं, आंदोलन कहते हैं।
तो खिलाफत आंदोलन क्या है समझ में आया? कुछ नहीं है, वर्ल्ड वार में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों के सहयोग के लिए उनसे एक वादा किया था, और मतलब ऐसा बोल सकते हैं नॉर्मली ऐसे वर्बली वादा कर दिया था कि हम आपके खलीफा के साथ कोई दिक्कत नहीं करेंगे, और इसलिए जो है मुस्लिम लोग भाग गए। लेकिन आगे चल के टर्की के साथ जो व्यवहार किया गया, भारत की मुस्लिम जो है वो भड़क गई, और बाद में जो है उन्होंने अपने खलीफा के सम्मान को वापस दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाए उसी को क्या कहते हैं? खिलाफत आंदोलन। अब देखिए एक बात दी, इस समय भारत में रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसे हत्याकांड हो रहे थे। एक तरफ जहां लोगों को संगठन होने की आवश्यकता थी, जहां लोगों को एक होने की आवश्यकता थी, वैसे ही कहते ना एक अवसर भगवान ने भी दे दिया कि हिंदू और मुस्लिम को जोड़ने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं था। महात्मा गांधी ने इसे इसी अवसर के रूप में देखा कि यही एक अच्छा अवसर है कि अभी मुस्लिम जो है वो ब्रिटेन की नीति के खिलाफ है, क्यों ना हमें इसे एक साथ मर्ज करके असहयोग आंदोलन के रूप में चलाएंगे। और यही कारण था कि महात्मा गांधी खुद स्वयं आए, उन्होंने मुस्लिमों का सपोर्ट किया और मुस्लिमों की इस आंदोलन का समर्थन किया, और इसलिए मुस्लिमों ने गांधी जी के ऊपर ट्रस्ट करके कहा कि गांधी जी हम आपके साथ हैं, आप हमारे खिलाफत आंदोलन को भी असहयोग आंदोलन के हिस्से के रूप में क्या करिए? संचालित करिए। और पूरा कमान किसको दे दिए थे? महात्मा गांधी। तो अब समझते ये तो खिलाफत आंदोलन क्या समझ में आ गया। अब इनका शुरुआत कैसे हुआ, तो देखिए कहानी कहां से होगी। तो सबसे पहला आपका याद रखेंगे मार्च, कब आपका? मार्च। अब हम यहां से क्वेश्चन प्रश्न पर आ रहे हैं। मार्च 1919, मार्च 1919 याद रखेंगे। खिलाफत कमेटी क्या बनेगा आपका? खिलाफत कमेटी का गठन, फॉर्मेशन ऑफ खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी का गठन होगा, और याद रखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे पूछेगा तो याद रखेंगे हसरत मोहानी। कौन थे आपका? हसरत मोहन। यही से अब आपका प्रश्न बनना क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। 1919 में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? हसरत मोहनी। और ये किस समय किया था? आपका रॉलेट एक्ट के समय। किस समय? रॉलेट एक्ट के समय। आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि यहां पर मैं नोट करके आपको समझा रहा हूं कि रॉलेट एक्ट के समय गांधी जी के 3 संगठन थे जिनके माध्यम से वो विरोध कर रहे थे। और ये 3 संगठन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला बात आप याद रखेंगे, इन्होंने अपना खुद का बनाया था सत्याग्रह सभा। क्या बनाए थे? सत्याग्रह सभा एक। दूसरा जो आपका संगठन गांधी जी ने बनाए थे, वो अब होम रूल को कौन हैंड ओवर कर लिए थे? कौन ले रहे थे? गांधी जी। बताया था ना जी, होम रूल आंदोलन को कौन पूरा हैंडल कर रहे थे? गांधी जी। और तीसरा याद रखना, तीसरा जो इनका हथियार था वो कौन था? खिलाफत कमेटी। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के समय कौन कौन से अपने संगठन को प्रयोग किया हथियार के रूप में? तो सत्याग्रह सभा जो उनका खुद का है, होम रूल को एनी बसेंट से वो क्या कर लिए थे? उपयोग कर रहे थे, पूरे होम रूल की शाखाओं को विरोध करने के लिए बोल रहे थे। और एक जो इन लोगों ने खिलाफत कमेटी बनाया था उसे भी गांधी जी प्रयोग कर रहे थे, किस समय? रॉलेट एक्ट के विरोध में। और इनके जो आपके प्रमुख सदस्य रहेंगे, मेंबर, वो सब जानना जरूरी है। सबसे पहले इनके मेंबर में रहेंगे अली ब्रदर्स। कौन रहेंगे आपका? अली ब्रदर में एक याद रखेंगे शौकत अली, जो छत्तीसगढ़ आएंगे गांधी जी के साथ, आप पढ़ोगे शौकत अली। और एक याद रखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना, नहीं इनका नाम ही है मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और ये मोहम्मद अली अलग है। एक याद रखना इनके साथ में ही आपका, ठीक है, हकीम अजमल। क्या नाम है आपका? सदस्य में दूसरा एक सदस्य हो गए आपका अली बंधु। एक का नाम याद रखना है आपका हकीम अजमल। एक का नाम याद रखना है अबुल कलाम आजाद। कौन है आपका? अबुल कलाम आजाद। ये भी सब मुस्लिम है ना जी, अबुल कलाम आजाद। एक नाम याद रखना है अब्दुल गफ्फार खान। कौन है आपका? अब्दुल गफ्फार खान। ये सब आपके प्रमुख नेताओं में से एक रहेंगे। और यहीं पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट के समय ही मुस्लिमों ने खिलाफत कमेटी का, क्योंकि इसका मैं टर्की के साथ जो व्यवहार दिख रहा था वो समझ में आने लगा था कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और इसलिए इन्होंने पहले से ही एक खिलाफत कमेटी बना लिए थे। और इसी खिलाफत कमेटी में सारे सदस्य थे, और जिसको आगे चल के गांधी जी ने जो है आपके संगठन के रूप में प्रयोग किया। परंतु आगे चल के जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया अप्रैल में, तो गांधी जी को इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ा, और नए मूवमेंट से असहयोग आंदोलन को उन्होंने क्या किया? शुरू किया था, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब याद रखेंगे इसी का अगला अधिवेशन, समझ में आ रहा है? इसी का अगला जो आपका इस खिलाफत कमेटी का अगला जो अधिवेशन होगा, अगला जो मीटिंग होगा, ये आपका होगा, ठीक है, 1919 में ही। कब आपका? सितंबर में। कब आपका? और ये कहां पर होगा पूछेंगे तो लखनऊ में। कहां पर होंगे आपका? लखनऊ में। और याद रखेंगे यहीं पर लखनऊ में जो आपका, ठीक है, लखनऊ में जो आपका अध्यक्ष होंगे वो होंगे इब्राहिम। कौन होंगे आपका? इब्राहिम हारून।
कौन है आपका? इब्राहिम हारून। इब्राहिम हारून जो है खिलाफत कमेटी का जो सितंबर 1919 में लखनऊ में होने वाले हैं उसके क्या बने? अध्यक्ष बने। और इसी में आपका एक नया संगठन बनाया गया और इसी संगठन का नाम था ऑल इंडिया, अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम, ठीक है, अखिल भारतीय या ऐसा बोल सकते हैं मुस्लिम खिलाफत कमेटी। क्या बनाया गया था? खिलाफत कमेटी। इसको शॉर्ट में ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया मुस्लिम, ठीक है, आपका खिलाफत कमेटी के रूप में जाना जाता है, AIMKC बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना अखिल भारतीय मुस्लिम खिलाफत कमेटी की स्थापना कब हो रही है? सितंबर 1919। किसका बैठक हुआ है? खिलाफत कमेटी का। खिलाफत कमेटी के बैठक में बोल दिया कि ये अखिल भारतीय यानी कि ये पूरे भारत देश के लिए क्या बन रही है? एक खिलाफत कमेटी बन रही है। इब्राहिम हारून इनके अध्यक्ष थे। और याद रखेंगे ये जो अखिल भारतीय मुस्लिम खिलाफत कमेटी बने हैं इसके अध्यक्ष कौन थे पूछेंगे तो इसके अध्यक्ष है आपका, ठीक है, सेठ छोटानी। कौन है आपका? सेठ छोटानी। सेठ छोटानी इनके क्या है? आपका अध्यक्ष है। तो अब यहीं से ये कहा गया कि भाई ठीक है अखिल भारतीय स्तर पर हम एक मुस्लिम खिलाफत कमेटी की स्थापना कर रहे हैं और इनका जो आपका उद्देश्य है, ठीक है, इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो उद्देश्य है वो प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो सीधा सीधा आपका खलीफा के साथ क्या करना है? सम्मान। कि खलीफा के साथ क्या हो? उनका रिस्पेक्ट हो, सम्मान हो तथा उनका पद उन्हें वापस दिया जाए, ठीक है, उन्हें पद, ठीक है, प्रदान किया जाए। ये किसकी मांग है? आपका मुस्लिम लीग की। और यही कारण है कि इसके बाद आप देखोगे तो नवंबर 1900, ठीक है, नवंबर 1919, कब आपका? नवंबर 1919 में ऑल इंडिया मुस्लिम खिलाफत कमेटी का ये सम्मेलन हुआ। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इनका पहला सम्मेलन था और ये पहला सम्मेलन कहां हुआ? आपका दिल्ली में। और याद रखेंगे इसमें कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? तो याद रखना प्रथम दिन अध्यक्ष बने थे आपका फजलुल हक। कौन बने थे? आपका फजलुल हक। पर आगे के सभी कार्य करने के लिए अध्यक्ष स्वयं किसको बना दिए थे? महात्मा गांधी। याद रखना कहा गया था कि ऐसी घटना आने वाले 100 वर्षों में भी नहीं होगी कि हिंदू मुस्लिम एकता के आपका सबसे बड़ा क्या है? उदाहरण। सोचो ऑल इंडिया मुस्लिम खिलाफत कमेटी वो हथियार था जिसमें अंग्रेज लोग कांपेंगे। क्यों? क्योंकि हिंदू मुस्लिम क्या हो गए हैं? एक होने वाले। फजलुल हक शुरू दिन के अध्यक्ष बने लेकिन बाद में कमांड किसको सौंप दिया? महात्मा गांधी। अब आप सोचिए कि महात्मा गांधी के लिए कितना बड़ा अवसर था कि एक तरफ असहयोग आंदोलन का कमांड भी उनके पास आने वाला है, पूरी जनता कांग्रेस उन पर निर्भर है, और दूसरी ओर आपका मुस्लिम लोग भी नेतृत्व किसको सौंप दिए हैं? गांधी जी। और यहां पर जो है अली बंधु ने क्या कहा ये भी समझिएगा। अली बंधु मेन थे इसमें। याद रखना जब भी आपका खिलाफत आंदोलन से कोई भी बात पूछेगा सीधा सीधा मार देना कौन लोग प्रमुख थे? अली बंधु। अली बंधु में 2 अली थे, एक शौकत अली और एक कौन थे? मोहम्मद अली। तो यहां पर अली बंधु ने ये घोषणा किए। क्या घोषणा किए? कि अब हम चाहते हैं कि गांधी जी, ठीक है, खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन का एक साथ नेतृत्व करे। कुल मिलाकर इनको पूरा कमान किसको सौंप दिए? गांधी जी। यहां पर यह निर्णय लिया गया कि काम करते हैं कि हम गांधी जी को ही खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन को मर्ज करके चलाने के लिए बोलते हैं। और लीडर कौन रहेंगे? आपका महात्मा गांधी। लेकिन यही बात याद रखेंगे इस घोषणा का एक व्यक्ति ने विरोध किया है। वो एग्जाम में पूछेगा। इस घोषणा का एक व्यक्ति ने विरोध किया, इस पर नेगेटिव कमेंट दिया है और वो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे आपका? मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने इस घोषणा के बारे में क्या कहा कि आपके भारत की राजनीतिक व धार्मिक विषयों को, भाई एक का मुद्दा क्या है? राजनीति और दूसरे का मुद्दा क्या है? धार्मिक। तो इस तरीके से राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को एक साथ विलय करना या मर्ज करना, विलय करना सही नहीं है। कौन बोल रहे हैं? आपका। और इसको थोड़ा इस लाइन में मैं तो बहुत रिस्पेक्टफुली बोल रहा हूं। उन्होंने ये कहा था कि गांधी जी अपने स्वार्थ के लिए
राजनीतिक और धार्मिक मुद्दों को क्या कर रहे हैं, एक कर रहे हैं। ऐसा कौन बोल रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। भाई अगर विषय अलग अलग है तो दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं, हमारी मांग अलग है, उनकी मांग अलग है, दोनों कैसे एक साथ हो सकता है। पर चूंकि कमांड किसके हाथ में था, अली बंधु, इसलिए साफ साफ अली बंधुओं ने कहा कि छोड़ो, जो बोलना है बोलने दो उनको, आप आंदोलन को चलाइए और एक साथ ये मूवमेंट क्या होगा, चलेगा। तो गांधी जी की एक पुरानी आदत होती थी, एक पुराना नियम होता था कि कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले एक बार अंग्रेजों को बताते थे कि हम आंदोलन शुरू कर रहे हैं, हमारी ये मांग है, अगर अभी पूरा कर दोगे तो आंदोलन नहीं करेंगे, और अगर नहीं करोगे तो भयंकर बड़ा आंदोलन होगा। तो गांधी जी का अपना एक आदत है, तो उन्होंने आपका, ठीक है, इस समय वायसराय कौन है, चेम्सफोर्ड है ना, इस समय वायसराय कौन है आपका, चेम्सफोर्ड। तो जो वायसराय चेम्सफोर्ड थे उसमें एक आपका समूह, मुस्लिमों का एक समूह गए मिलने, गांधी जी ने कहा कि जाओ बात करो। तो मुस्लिमों के समूह को क्या बोलते हैं, शिष्टमंडल या डेलीगेशन। जो प्रतिनिधि लोग होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन या शिष्टमंडल बोलते हैं। ये गए और इन्होंने जो है अपनी मांग रखी, किनके सामने, चेम्सफोर्ड। परंतु जो है आपके वायसराय ने ध्यान नहीं दिया, वायसराय ने ध्यान नहीं दिया, बोले कि ठीक है, उतना ज्यादा कोई रिस्पांस नहीं आया। और इस तरीके से जब वायसराय ने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के, अच्छा ये जो समूह गए थे इसका अध्यक्ष कौन था, इस प्रतिनिधि डेलीगेशन या शिष्टमंडल का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखेंगे M.A. अंसारी। ये सब छोटे छोटे प्रश्न है बेटा जो आपसे बनेंगे नहीं, मैं एक बार रिवीजन में फास्ट आपको समझाऊंगा। कौन है आपका, M.A. अंसारी मेन हेड बनकर गए थे, किससे मिलने, चेम्सफोर्ड से, लेकिन उन्होंने इस मांग को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मामला लगातार बढ़ता रहा और इसीलिए आपका समय आ गया आपका मार्च 1920। कब का समय आ गया, मार्च 1920। और मार्च 1920 में जब इनकी बात नहीं रखी गई तो मुस्लिमों ने कौन सा दिवस मनाया, शोक दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया, शोक दिवस मनाया। और इसी कारण आपका फिर से मीटिंग हुआ जून 1920 में, और जून 1920 में आपके पूरे खिलाफत कमेटी ने निर्णय लिया, एक निर्णय क्या लिया कि आपका भारत में आपका कौन सा आंदोलन चलाना चाहिए, असहयोग आंदोलन चलाया जाए। और उसमें कौन साथ रहेगी, आपका खिलाफत आंदोलन। कौन मर्ज रहेगा, खिलाफत आंदोलन। अब हमें आंदोलन के लिए हम बहुत बात कर लिए, अब हमें चलाना पड़ेगा। और इसमें एक निर्णय और लिया गया था, और वो निर्णय था कि हम 31 अगस्त 1920 को क्या मनाएंगे, खिलाफत दिवस मनाएंगे। क्या मनाएंगे, आपका खिलाफत दिवस। और जैसे इस प्रकार से निर्णय लिया गया उसके बाद आपका गांधी जी ने, कौन आपका, इसी समय गांधी जी ने तुरंत आपका अनाउंसमेंट किए, गांधी जी ने क्या किए, आपका घोषणा किए कि वो आपका 1 अगस्त, कब आपका 1 अगस्त 1920 से क्या स्टार्ट करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, असहयोग आंदोलन। और यही कारण है कि 1 अगस्त 1920 को भारत में क्या प्रारंभ हो गया, असहयोग आंदोलन। तो बात को समझिएगा कि पहले बात रखी गई, वायसराय ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वायसराय ने जब कोई रिस्पांस नहीं दिया, लगातार ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का बैठक हुआ और यह कहा गया कि अब हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है, अब हम रुक नहीं सकते, अब हमें आंदोलन चलाना होगा। गांधी जी को बोले, गांधी जी अब हो गया, आप जैसा बोले किए, अब आप आइए बीच मैदान में और आप क्या चलाइए, आंदोलन। वैसे भी हमारे मन में जलियांवाला बाग और रॉलेट एक्ट के प्रति पहले से दिमाग खराब था, मुस्लिम लोग भी पूरे सहयोग में आ गए। और इन सब को आधार बनाकर गांधी जी ने उस दिन घोषणा कर दिया जून को कि हम 1 अगस्त 1920 को क्या शुरू कर रहे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और इसीलिए आप देखोगे, मैं अलग से इस पर पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा कि 1 अगस्त, कब आपका 1 अगस्त 1920 को भारत में क्या शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन। क्या शुरू हो गया, असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। और ये इसके साथ एक और आंदोलन चल रहा है, कौन, आपका खिलाफत आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को तो हमें अलग से पढ़ना है, हमको मेन किस पर टारगेट करना है, खिलाफत आंदोलन। क्लियर है। अब खिलाफत आंदोलन को अलग से कौन लोग लीडर थे इनके, अली बंधु। कौन लेखते आपका, अली बंधु। तो अली बंधु जो थे उन्होंने 1921 में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया। और अली बंधुओं ने अपने भाषण में ये घोषणा कर दिए कि इन्होंने कहा कि जितने भी मुस्लिम सेना है, कौन आपका मुस्लिम सेना है, ये मुस्लिम सेना आपके सेना से रिजाइन कर दे, यानी क्या दे दे, इस्तीफा दे दे। और जिसके कारण अंग्रेजों ने अली बंधु को क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने क्या कर लिया, गिरफ्तार। आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, मैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब पढ़ाऊंगा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय गिरफ्तार होने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन लोग थे, तो कौन थे, अली बंधु। एक तरफ गांधी जी पूरा फॉर्मेट बना दिए, चल रहे हैं, अली बंधु इस बीच में क्या बोल रहे हैं कि जब अंग्रेज हमारी बात नहीं सुने, 20-21 हो गया, जब हमारी बात नहीं सुने, काम करो, ऐसे लोगों का तुम लोग साथ दोगे, एक काम करो, जितने भी मुस्लिम सेना है
वो आप क्या करो, इस्तीफा दे दो। अंग्रेजों को ब्रिटिश सरकार ने क्या एक्शन लिया कि आप देशद्रोही काम कर रहे हैं, आप देश के खिलाफ सैनिकों को क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, और इसके कारण से ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या कर लिए, गिरफ्तार कर लिए। बाद में महात्मा गांधी आए इसी बात को दोहराने, अब मेरे पकड़ के दिखाकर। महात्मा गांधी ने अली बंधु की बातों को क्या किए, आपका भाषण को रिपीट किए, ठीक है, बातों को दोहराए, ठीक है। और इन्होंने केवल किसको कहा था, मुस्लिमों को। इन्होंने सभी युवाओं को, सभी भारतीयों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। सभी भारतीयों को क्या करने के लिए कहा कि आप लोग जो है इस्तीफा दीजिए। ऐसा कौन बोल रहे हैं, आपका महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अली बंधु तो मुस्लिमों को बोले थे, क्या गलत बोले जिसके कारण आप उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। मैं तो पूरे भारतीयों से अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुस्लिम सत्ता का आप बहिष्कार करो और सारे लोग सेना से क्या करो, रिजाइन करो। और इस प्रकार जो है गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन चलने लगा। और उसके बाद हमारा मेन मुद्दा क्या है, आपका खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन के आपके प्रमुख उद्देश्य थे। तो खिलाफत आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, तो याद रखना, सबसे पहला है हम क्या करेंगे, बाइकॉट, क्या करेंगे, बहिष्कार। दूसरा इन्होंने कहा तुर्की या क्या आपका टर्की को आपका एक किया जाए, जो विभाजन हुआ था उसको क्या किया जाए, एक किया जाए, विभाजन को एक किया जाए। और तीसरा खलीफा को वापस क्या दिया जाए, पद दिया जाए। खलीफा को क्या दिया जाए, पद दिया जाए, ठीक है। ये किसकी मांग थी, आपका इस खिलाफत आंदोलन की मांग थी। लेकिन आप जानते हैं कि 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया, ठीक है। 1922 में क्या होगा, ठीक है, 1922 में कौन सा कांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, जिसके कारण से कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया, असहयोग आंदोलन क्या हो गया, समाप्त। इस पर अलग से विशेष क्लास आपका चलेगा। लेकिन अभी भी कौन सा आंदोलन चल रहा है, खिलाफत आंदोलन। अभी भी कौन चल रहा है, खिलाफत। और इस प्रकार आप देखोगे तो आपका खिलाफत आंदोलन, ठीक है, खिलाफत आंदोलन जो है वो चलता रहा। लेकिन 1922 में ही एक आपका मुस्लिम लीडर, कौन थे आपका, एक आपका मुस्लिम लीडर, मुस्लिम नेता बोल सकते हैं, जिनका नाम था आपका कमाल पाशा। क्या नाम था, कमाल पाशा ने टर्की में धार्मिक रिलीजियस रिवोल्ट या धार्मिक क्रांति किया तथा सुल्तान जो होते थे, जो खलीफा कहलाते थे, सुल्तान की शक्ति कम कर दी गई। मतलब जिस समय क्रांति हुआ सुल्तान का वैल्यू खत्म हो गया। और फाइनली जो है 1924 में खलीफा का पद ही हटा दिया गया, अब नहीं रहेगा। खलीफा का पद क्या हो गया, समाप्त। और जैसे ही खलीफा का पद समाप्त हुआ वैसे ही 1924 में कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब पूरी घटनाओं को इस मिलाकर कहते हैं खिलाफत आंदोलन। चलिए मैं एक बार पूरा आपको अच्छे से समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आप आराम से लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहला समझिएगा, खिलाफत आंदोलन पूरे विश्व का मुद्दा था, केवल भारत का मुद्दा नहीं था। ये असहयोग आंदोलन के साथ चला। असहयोग आंदोलन और इसमें दो प्रमुख अंतर थे। पहला एक समय का, एक 20 से 22 चला, एक 20 से 24 चला। एक का विषय राजनीतिक मुद्दों पर था, दूसरे का विषय धार्मिक मुद्दों पर। यही कारण है कि आगे चल के आप देखोगे जिन्ना ली ने इस पर क्या किया, कमेंट किया कि महात्मा गांधी अपने स्वार्थ के लिए इन धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं। ये बात आपको याद रहे। पर कहीं ना कहीं दोनों का जो कारण था वो क्या था, दोनों को कारण था ब्रिटिश नीति का विरोध करना। अब देखो आगे पृष्ठभूमि हम देखें कि आखिर खिलाफत मूवमेंट हुआ क्या क्या है। तो ये स्टार्ट होता है कब से, आपका प्रथम विश्व युद्ध से। प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या हुआ था कि 14 से 18 के बीच में दो बड़े बड़े ग्रुप में बंटकर पूरा विश्व लड़ रहा था। लेकिन ब्रिटेन जानती थी कि अगर हम भारत में भारतीयों का सहयोग नहीं लेंगे तो इसी समय अगर ये कोई आंदोलन चला देंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए उन्होंने भारतीयों से सहयोग मांगा, खासकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग से, दोनों तैयार हो गए। मुस्लिम इस शर्त पर शामिल हुए कि हमारे अपोजिट साइड टर्की है, अगर आप टर्की के खलीफा, हमारे जो खलीफा है, तो खलीफा जो सबसे बड़े धार्मिक गुरु होते थे, उनका अगर आप सम्मान करेंगे तो हम आपके साथ बिल्कुल युद्ध में साथ देंगे। लॉयड ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि हाँ बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम आपके खलीफा के साथ किसी भी तरीके से मिसबिहेव नहीं करेंगे। लेकिन जैसे युद्ध का परिणाम आया, ब्रिटेन युद्ध जीती और उन्हें तुरंत टर्की के साथ सेवर्स की संधि कर दी। और सेवर्स की संधि कर दी तो उन्होंने टर्की का विभाजन कर दिया, अन्य क्षेत्रों पर ब्रिटेन और फ्रांस ने कब्जा कर लिया। इसके साथ ही खलीफा के साथ मिसबिहेव किया गया और जो उनका मेन व्यापारिक क्षेत्र होता था इस्तांबुल पर भी ब्रिटेन का क्या हो गया, नियंत्रण। इससे मुस्लिम लोगों को यह पूरा एहसास हो गया कि ये हमको ठगे हैं और कहीं ना कहीं आप हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये
केवल अपने स्वार्थ के लिए है, इसलिए अब हमें खलीफा के पद के लिए क्या चलाना पड़ेगा, आंदोलन। और जो आंदोलन चला है उसे क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन। पर इसकी पृष्ठभूमि कब से स्टार्ट हो गई थी, 1919 से। 1919 में हुआ क्या था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हसरत मोहानी। इनके मेन सदस्य में अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली, हकीम अजमल, अब्दुल कलाम आजाद और अब्दुल गफ्फार खान। आगे चलिए, हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट पढ़ा है। वहां पर गांधी जी ने इन्हीं सबको अपने हथियार के रूप में क्या किया था, प्रयोग। लेकिन वो तो गलती से आपका देखोगे, आपका संयोग जलियांवाला बाग हो गया, जिसके कारण गांधी जी को वहां पर क्या होना, रुकना पड़ गया। तो उसके बाद अब इस पर आते हैं। यहां पर ये जो खिलाफत कमेटी बनी, उसका एक बैठक हुआ लखनऊ में सितंबर में। वहां के अध्यक्ष इब्राहिम हारून थे और यहीं पर एक निर्णय लिया गया कि हमें इस संगठन को बड़ी स्तर पर बनाना है। खिलाफत कमेटी का नाम बदलो या चेंज करो, इसको ऑल इंडिया लेवल पर ले आओ। और अखिल भारतीय मुस्लिम कमेटी की क्या हो गई, गठन, जिसके अध्यक्ष उस समय वर्तमान में कौन थे, सेठ छुटानी को बनाया गया। अब ये जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी अपना बैठक करेंगे कि क्या आगे करना है, और इनका मांग था कि खलीफा के साथ सम्मान कर उन्हें उनका पद प्रदान किया जाए। नवंबर 1919 में ऑल इंडिया मुस्लिम खिलाफत कमेटी ने फिर से बैठक की दिल्ली पर। शुरुआत में तो फजलुल हक इनके अध्यक्ष थे, पर बाकी लोग चाहते थे मुस्लिम की गांधी जी को इसका कमान सौंपा जाए, और इसलिए महात्मा गांधी जो है इनका कमान सौंपे। और अली बंधु चाहते थे कि जो भी निर्णय गांधी जी को ले वो ले, और हम तो चाहते हैं कि खिलाफत आंदोलन और सहयोग आंदोलन एक साथ नेतृत्व कौन करे, महात्मा गांधी। लेकिन यहीं पर जो है आपका मोहम्मद अली ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। आगे चल के वैसा ही हुआ, गांधी जी ने कहा कि नहीं, आंदोलन शुरू करने से पहले हम अपनी बातों को एक बार रखते हैं। उन्होंने चेम्स फोर्ड से बात करने का प्रयास किया, लेकिन आपका एम.ए. अंसारी के नेतृत्व में उन्होंने एक डेलीगेशन भेजा, प्रतिनिधि को भेजा, पर उन्होंने वायसराय ने किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। तो अब फाइनल ये हो गया कि अब हमारे साथ गलत हो रहा है। कुछ लोग काफी ज्यादा दुखी थे खलीफा को लेकर, ठीक है, तो उन्होंने शोक दिवस मना लिया और जून 1920 को निर्णय लिया, अब तो असहयोग आंदोलन होगा। गांधी जी ने डेट भी दे दिया था, 1 अगस्त 1920 को हम क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन। और यहीं पर कहा गया 31 अगस्त 1920 को हम क्या मनाएंगे, खिलाफत दिवस। सारी बातें चलती रही, कोई दिक्कत नहीं था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन दोनों चलने लगे। इसी बीच अली बंधु ने आपका बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया। इन्होंने यहां तक यह भी कह दिया कि इस ब्रिटिश सेना से, ब्रिटिश सरकार से हमारी मुस्लिम सेना को क्या देना चाहिए, इस्तीफा। लेकिन इसे राजद्रोह का आरोप लगाते हुए अली बंधु को आपका गिरफ्तार कर दिए, और ब्रिटिश सरकार ने इसको गिरफ्तार किया तो महात्मा गांधी भी इनके समर्थन पर उतर आए। उन्होंने कहा, इन्होंने तो केवल मुस्लिम को कहा, तो मैं तो पूरे भारतीयों से अनुरोध करूंगा कि वो सेना से क्या दे, रिजाइन कर दे। और इसके बाद से मुद्दा चला, लेकिन आपका खिलाफत आंदोलन का अब एक उद्देश्य अलग बन गया था कि हमें गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन को चलाना है। मतलब क्या करना है, बाइकॉट असहयोग आंदोलन का पार्ट था। इसके साथ ही टर्की को फिर से एक किया जाए, जो अलग अलग डिवाइड उसे क्या किया जाए, यूनिफॉर्म किया जाए, यानी एक किया जाए। और एक तो आपका जो खलीफा के पद के साथ आपने जो गलत किया है, खलीफा को जो आपका मिसबिहेव किया है, आपको उनको वापस रिस्पेक्टफुली आप सम्मान दो, पद पर क्या करो, बैठाओ। और यही मूवमेंट चलता रहा। लेकिन आगे चल के असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के बाद समाप्त हो गया। कंटिन्यू ये आंदोलन चलता रहा। लेकिन 1922 इसकी भी राजनीतिक चीजों में आपका थोड़ा चेंजेस आए, और एक व्यक्ति थे कमाल पाशा, उन्होंने टर्की के धार्मिक एक नया रिवोल्यूशन लाया, नए विचारधाराओं को जन्म दिया। यहां पर कहा कि क्या खलीफा थोड़ी कोई राज करेगा, हमें नए युग से लोकतंत्र को लाना चाहिए। और ये वहां के नेता बन गए, और इनके नेता बनने के कारण सुल्तान की सारी शक्ति कम हो गई। और 2 साल बाद इन्होंने खुद ब्रिटेन के साथ अलग अलग संधि कर ली कमाल पाशा ने, और 1924 में खलीफा के पद को समाप्त किया। अब जब खलीफा का पद ही नहीं रहा तो खिलाफत आंदोलन की तो बात ही नहीं रही, और 1924 में खिलाफत आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये आपको इस घटना को पूरा बाई वन एक एक चीज को क्या करना है, याद रखना है। क्लियर है। अब हम देखेंगे नॉन ऑपरेशन मूवमेंट, जो सबसे बड़ा पहला आंदोलन होने जा रहा है भारत का, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्म, महिला पुरुष, मैं बताया था, बड़े बहुत रोष है अभी भारतीयों के मन में। एक खिलाफत आंदोलन का, एक जलियांवाला बाग का, एक रॉलेट एक्ट का। अब पूरा बदला, पूरा निचोड़ आपका कहां निकलेगा, असहयोग में। और मैंने कहा था कि जैसे जैसे आंदोलन चलेगा, तो आंदोलन का मतलब होता है प्लानिंग। अब गांधी जी पूरा क्या बनाएंगे, योजना। अंग्रेजों की कमर तोड़ने के लिए जो योजना बनेगी, वो सारी चीजों को आपको क्या करना है, पढ़ना है। क्लियर है। तो यहीं पर हम चर्चा करेंगे, तब तक आप इतना पढ़ के आइएगा।